अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। क्या कोरोना बड़ा ख़तरा है या टिड्डी दिल का ख़तरा हमारे लिए, हमारी मौशत के लिए ज़्यादा वबाल का साबित होगा, वबाल का बाइस बनेगा? क्योंकि आने वाले साल, आने वाले दिन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि टिड्डी दिल का जैसे ख़तरा बढ़ता है हमारे ज़रूरी अजनास बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, क्या अमल दरामद किया जा रहा है, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं और किस हद तक हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं टिड्डी दिल को भगाने के लिए, मारने के लिए और अपनी फसलें बचाने के लिए? किसान के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है, ये सब आज के प्रोग्राम में होगा और देखेंगे कि टिड्डी दिल आकर कितना बड़ा ख़तरा है और कितना नुकसान हमें पहुंचा सकती है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम पहुंचे हैं, कपास की फसल है हमारे पीछे देखी जा सकती है। आज बात करेंगे टिड्डी दल के हवाले से। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमें कोरोना से ज़्यादा बड़ा ख़तरा इस वक्त टिड्डी दल से है कि हम अगर कोरोना से बच के निकलते हैं हमारे ज़रूरी अजनास इस हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगी कि शायद हमें खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो बाहर से एक्सपोर्ट या जो बाहर से हैं वो मंगवानी पड़े, जो कि हमारे लिए, हमारी मौशत के लिए एक बड़ा धचका साबित होगा। मियाँ रेहानुल हक साहब सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, किसान बोर्ड के डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना तो है, लोग उसे चल भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, कुछ क्लियर करके भी आगे जा रहे हैं, लेकिन जो टिड्डी दल है उसके लिए सिर्फ महज, मैं इसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा समझता हूँ, क्योंकि 10 अरब का पैकेज ना काफ़ी है। क्योंकि अगर ये बढ़ता है जैसे टिड्डी दिल का हमला जारी है, 25 साल बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं, ढोल की थाप, बर्तन खड़का लें, लेकिन उसके बरक्स हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। आपका समझते कपास, चावल, गन्ना जो हम पहले बहुत मुतासर हो चुके हैं, आने वाले दिनों में ये टिड्डी दिल किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऐसे है कि जिस तरह के मुमकिन ख़तरात टिड्डी दल के हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जब तक गवर्नमेंट कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेती, एडवांस कोई गवर्नमेंट अपना को लायामल तय नहीं करती, तो टिड्डी दल के जो ख़तरात इतने ज़्यादा हैं कि कोरोना से ज़्यादा बड़े ख़तरात हैं। और हमारी जितनी फसलात हैं ये इनको इस हद तक नुकसान पहुँचाएगी जिस तरह के इसने मुख्तलिफ़ मुल्कों में ऐसे किया है, नुकसान पहुँचाया है। तो हम इस साल पहले ही काफ़ी हम इन्हतात का शिकार हैं। हमारी गंदम की फसल, हमारी धान की फसलें, हमारी चावल की दूसरी फसलें, हमारे कमाद की फसलें, उसमें हमें कम इस दफ़ा पैदावार मिली है मुख्तलिफ़ आसमानी आफात की वजह से। तो ये अगर टिड्डी दल का हमला आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अजनास की कमी का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाएगा। यहाँ सर, आप कैसे देखते हैं कि आने वाले साल जो हैं, आने वाले महीने जो, क्योंकि डेफिनेटली अभी 2-3 साल चलने का ऐसे अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, तो आने वाले महीने जो होंगे वो कुछ दिन होंगे, क्योंकि अभी टिड्डी दिल का हमला, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तांदलियाँ वाला और बेल्ट के ऊपर बहुत है, जंग और चनियोट के अंदर बहुत है, टोबा और फैसलाबाद महफूज है, लेकिन अगर हम इसकी जल्द रोकथाम नहीं मुमकिन बनाते, क्योंकि सिर्फ महकमा ज़राअत की, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से पब्लिक गैदरिंग बंद है तो लोग जाके आगाही मुहिम नहीं चला सकते, तो आपके ख्याल में महकमा ज़राअत की तरफ से ये कहा जा रहा है, नंबरदार और एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, क्या ये मौसर हिकमत अमली है? जी महकमा ज़राअत जो है वो तो ये दावे कर रहा है कि जनाब हमें गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें अपने बंदोबस्त कर लिए हैं, दवाइयाँ मंगवा ली हैं, मगर चूँकि टिड्डी दल का हमला आने वाले एक अपना माह के अंदर अंदर मुतवक्को है, जब मानसून स्टार्ट हो जाएगी, और जब मानसून स्टार्ट होती है तब टिड्डी दल के लिए जो मौजू मौसम होता है, और उस मौसम में अगर टिड्डी दल ने अचानक हमला कर दिया तो हमारे पास क्या इतने इंतजामात हैं कि हम उसका मुकाबला कर सकें? अब महकमा ज़राअत वाले तो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास काफ़ी बंदोबस्त है, मगर जब ये टिड्डी दल आता है तो वो जितने मुल्क बड़े बड़े दावे करते हैं वो भी इसके आगे ढेर हो जाते हैं। इसलिए हमें अभी से इसका तदारक करने के लिए हमें कोई इक़दाम करने चाहिए। और हम किसान तो बहुत ज़्यादा पहले ही पिसे हुए हैं और हमारा गवर्नमेंट से भरपूर मुतालबा है कि गवर्नमेंट सारे बंदोबस्त करे और उसके बाद किसानों को अपने साथ तंजीमों में शामिल करे और किसानों को अपनी कमेटियों में शामिल करे, ताकि किसान अपनी फसलात को बचा सकें। और जो पुराना तरीका हमारे होता था ढोल बजाने का, अब ये टिड्डी दल वो ढोल पे नहीं आएगी। अब ये टिड्डी दल एडवांस हो चुकी है और इसको भी हमें मारने के लिए, इसका तदारक करने के लिए, इसका सदेबाब करने के लिए हमें और कुछ एडवांस तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बेशक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बाहर के मुल्कों से इमदाद हासिल करे, जो फ़ज़ाई स्प्रे उसका बंदोबस्त करे, उसके अलावा जितने भी हमारे इनके पास सोर्सेज हैं वो सोर्सेज इस्तेमाल करके इसका तदारक किया जाए और इससे बचा जाए। इससे बचा जाए। बहुत शुक्रिया। रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गोशी साहब मौजूद हैं। गोशी साहब, अगर हम देखें कोरोना की मीटिंग्स मुलतवी नहीं हो रही, लेकिन ज़राअत की मीटिंग ज़रूर मुलतवी हो रही हैं। जो बैठकें किसानों के साथ लगनी चाहिए कि पब्लिक डीलिंग का प्रोसेस यहाँ नहीं हो सकता, खेतों के अंदर कुछ फासले पे लोगों को नहीं बिठाया जा सकता, किसान को हम आगाह नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है जी कि हम कोरोना की तरफ हैं। पेंडेमिक के अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिर्फ कोरोना को देखता रहेगा तो फिर टिड्डी दिल का ख़तरा इतना बढ़ जाएगा शायद हम इसे कवर अप ना कर सकें।
अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मैं तो यही कहूँगा, मैं यही कहता हूँ कि मुझे बड़ी तवक्कुआत है महकमा ज़राअत से। मुझे बहुत हद तक यकीन है कि ये कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या अगर कोई ऐसा खतरा आता है तो ये कंट्रोल कर लेंगे। इनके जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, जिनसे मिले हैं ना, उनसे मैं काफ़ी मुतमिन हुआ हूँ और वो कहते हैं कि हम इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, और मैं भी तवक्कुआत रखता हूँ कि ये कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी तक कोई मुलाकातें ऐसी कोई ठोस नहीं चल रही जिसमें हम देखा जाए कि किसान या जो महकमा ज़राअत के फील्ड ऑफिसर्स हैं वो कहीं बैठे हों। डेफिनेटली गाड़ियों के चक्कर ज़रूर लग रहे हैं, तेल ज़रूर कागज़ों में फूका जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा जो कि होना चाहिए। किसान मुतमिन नज़र नहीं आ रहा। किसान मुतमिन तो फिर हम भी नहीं हैं, लेकिन ये कि मैं मुतमिन बस यकीन है कि तो अगर ये होता है, मसला बनता है तो ये कंट्रोल करेंगे। इस यकीन मुझे तवक्कुआत है कि ये करेंगे इंशाल्लाह। आपको तो वक़्त है? हाँ, इंशाल्लाह। ताहिर ज़ाहिर साहब मौजूद है, मुझसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। ताहिर साहब, कुछ किसान मुतमिन है, लेकिन क्या लगता है जहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, 10 अरब का बजट रखा गया है, आने वाले देखा जाए तो हमारी फसलें जो हैं वो तहस नहस होने के करीब हैं, लेकिन हम क्या इन किसान वालों से, क्या महकमा ज़राअत से कोई उम्मीद व्यवस्था कर सकते हैं जो कि खुद इस वक्त हाथ बांधे हुकूमत की तरफ मुँह तक रहे हैं? देखिए जी, हमें उम्मीद तो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास महकमा ज़राअत की टेक्निकल टीम के अलावा हमारे पास और कोई चीज़ भी नहीं है। एक ही डिपार्टमेंट है जिससे हमें उम्मीद भी है और वो कुछ कर भी रहा है, लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे इसका हमले की उतनी शिद्दत नहीं है। गोया कि जो मौसमी असरात आ रहे हैं, बारिशों ज़्यादा होने का अंदेशा है, क्योंकि जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेगिस्तान के एरिए में, थल एरिए में इसकी जर्मिनेशन ज़्यादा होगी। तो जो फील्ड वर्क है उसको हमें डबल कर देना चाहिए, और जो उस एरिए के लोग हैं, उस एरिए के जो किसान हैं, उनको अपनी कमेटियों में लेके उनके साथ डेली का जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। अभी इन्होंने लंबड़दार को और दूसरी कमेटियाँ जो एग्रीकल्चर का फील्ड असिस्टेंट है उनको अपडेट दी है, उनको कोई ऐप्स दी हैं, वो भी एक बेहतर तरीका है। इनके पास बैकअप भी है, जो हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास मेडिसिन आ चुकी हैं। जो हेलीकॉप्टर है या जहाज़ का स्प्रे है वो रेगिस्तान में हो सकता है, वो हमारे सेंट्रल पंजाब में जहाँ पे फसलें ज़्यादा हैं, दरख्त ज़्यादा हैं, वहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसका जो टिड्डी दल का हमला है ये मुख्तलिफ फसलों पे मुख्तलिफ है। जैसे कोरोना का है कि किसी को लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, इसी तरह इसने गंदम की फसल को ख़राब नहीं किया, इसने काटन की फसल को बहुत ज़्यादा ख़राब किया, दरख्तों को डैमेज किया, दालों को ख़राब नहीं किया, दालों के अंदर जो जड़ी बूटियाँ थी उनको डैमेज किया। तो हमें सबको मिलके एक टीम की शक्ल में इसके सद्देबाब के लिए कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए ताकि हम इस वबाई बीमारी से जान हमारी छूट सके। डॉक्टर साहब, जैसे इस वक्त मैं देखूं तो मैं एक सवाल बड़ा बुनियादी करूंगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कोरोना से निबतज़मा होने के लिए ऐलानात किए तो वो कुछ और थे, लेकिन हकीकत देखी तो इतना फैलाव बढ़ा कि अब हर तरफ खौफ, फैलाव, लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन चल रहा है। तो क्या टिड्डी दल में भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि वो बहुत लंबा प्रोसेस से चल रहा है और अभी तक कोई ठोस इकदाम, जैसे कि बजट के अंदर आप हमसे खुद राब्ते में थे, कि आप सेटिस्फाई हैं कि बजट में इतना बजट टिड्डी दल को रोकथाम के लिए मुमकिन बनाया जा सकता है? अगर बजट की तरफ देखा जाए, अगर हमारी हुकूमत की देखा जाए तो हुकूमत तो बज़ाहिर जो कानूनी तौर पे वो इमरान खान साहब की है, वज़ीर आज़म वही हैं, लेकिन जो एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, जिनकी पॉलिसियाँ बनी हैं, वो एक माफिया है जिसका इमरान खान साहब को भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन उसको रोकेगा कौन? या हमारी सुप्रीम कोर्ट रोकेगी या हमारी आर्मी रोकेगी। अब हमें इन माफिया से जान छुड़ानी पड़ेगी, अपने मुल्क को बचाना पड़ेगा, और जो ज़रिए अजनास हमारी कमी है और जो ग़िज़ाई कमी आने का ख़दशा है उसके लिए हमें ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे। सब महकमों को मिलके, किसान को भी मिलना चाहिए, अवाम को भी मिलना चाहिए, आड़तियों को भी मिलना चाहिए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी मिलना चाहिए। इस वक्त जो दवा अद्वियात थी जो स्प्रे की जा रही थी उनकी कीमतों में कितना इजाफा देखने गया? क्योंकि हमारे तो यहाँ कोरोना में भी इजाफा हुआ, ज़राअत में जो चीज़ आई उसमें भी इजाफा हुआ। डेफिनेटली ये जैसे थोड़ा सा कोरोना हट के टिड्डी दल में ज़्यादा तवज्जो बढ़ेगी, हर चीज़ इसकी भी महंगी हो जाएगी, किसान कहाँ से ये अफोर्ड करेगा? टिड्डी दल, बेसिकली टिड्डी दल की जो मेडिसिन है, जो ज़रिए अद्वियात हैं, वो फार्मर नहीं ले रहा, वो डिपार्टमेंट ख़रीद रहा है। अब डिपार्टमेंट ने क्योंकि बड़ी तादाद में ख़रीदनी होती है, इसके लिए इसके रेट का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जो दूसरी दवाइयाँ वो हर बंदा हर मेडिकल स्टोर में जाता है, उसकी पोजीशन कुछ और होती है। इतना इसके ख़तरे वाली बात नहीं है कि दवाइयाँ महंगी होंगी, इन्होंने दवाइयाँ इंपोर्ट भी कर ली हैं, कुछ इनके पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग की दवाइयाँ पड़ी थी। दवाइयों का नहीं, हमें फील्ड में जाके काम करने की ज़रूरत है, दिन रात फील्ड में जाके काम करने की ज़रूरत है। मियां रेहान साहब, यहाँ से कुछ आवाज़ मुझे उनकी सुनाई दे रही थी IMF के हवाले से, वो भी उनसे थोड़ा सा इस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। रेहान साहब, IMF के हवाले से कोई पॉइंट जो था वो उजागर कर रहे थे। जी, उसमें एक बात यह है कि हुकूमत को इस वक्त अपने मुल्क की पॉलिसी है उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रही। ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी बाहर के अपना एजेंडे पे काम कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें IMF का प्रेशर भी है, आलमी अदारों का भी प्रेशर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जा रहा है और
तेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। हम किसान और ज़मींदार जो हैं इनकी आए दिन की इन पॉलिसियों से, अपना ज़रायत कुछ पॉलिसियों से इतना तंग हैं कि हमें अब घर में खाने के लिए रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। हमें अपने घर के लिए खाने की गंदम भी नहीं अपना उगाई जा रही, क्योंकि हमारे जो एक तो मौसमी हालात इस तरह के आ गए हैं, दूसरी बात यह है कि हमें इस तरह पीसा जा रहा है ज़मींदार और एग्रीकल्चर सेक्टर को कि हमें ऐसे मालूम महसूस होना शुरू हो गया है कि हमें कोई बाहर के लोग जो हैं, अपने मुल्क के लोग नहीं, बाहर के लोग भी हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और हमें हर तरह से दबाया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हर तरह से दबाया जा रहा है। हमारी फसलात की हमें सही कीमत नहीं दी जा रही, हमारी फसलात के उनको बचाने के लिए कोई सही दवाइयों का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, जितने अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही। ताहिर साहब से एक क्वेश्चन करूँगा, आप कह रहे हैं नंबरदार किसान के हमारा किसानदान तांदलिया वाला झंग चंडीगढ़ का इतना पढ़ा लिखा है कि व्हाट्सएप पे वो साथ इनके कनेक्ट हो सके, या महकमा ज़राअत की है कि मुझे नाकिस पॉलिसी लगती है, क्योंकि हमारा किसान, हमारा तो एजुकेटेड तबका जो है उनमें से बड़ा सेक्टर जो इस हवाले से अपनी इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है वो व्हाट्सएप या इंटरनेट पर चले। देखें जी, हमें टेक्नोलॉजी को तो आस्ता आस्ता अडाप्ट करना पड़ेगा, ये हमारी ज़रूरत बन गई ज़िंदगी में। जैसे खाने पीने की ज़रूरत है, इसी तरह टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने की हमारी शिद्दत से ज़रूरत है। लेकिन किसान का बेटा तो फसल में आने के लिए तैयार नहीं, फिर क्या करेंगे? कोई किसान ऐसा नहीं है जिसका बेटा कहेगा मैंने किसान बनना है, डॉक्टर का बेटा कहेगा डॉक्टर बनना, इंजीनियर का बेटा कहेगा इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन का बेटा कहेगा मैं बिजनेसमैन बनूँ। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे अंदर बहरानी कफ़ियत एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतनी है कि कोई किसान जो बड़ा है छोटा उसका बेटा कभी नहीं ये कहेगा मैंने किसान बनना है। दूसरी बात, जिस तरह इन्होंने ज़बरदस्ती किसानों से गंदम उठाई है पुलिस को लेके, महकमा माल के अमले को लेके, क्या इसी तरह पेट्रोल पंप पे लोगों ने जो स्टॉक किया था या जो रिफाइनरी वालों ने तेल स्टॉक किया था, क्या उस माफिया का भी ज़बरदस्ती तेल उठवाया या उनकी कीमतों को चेक किया गया? ये खुला तजाद है। एक ही गवर्नमेंट के अंदर दो पॉलिसियाँ नहीं चल सकती, क्योंकि काश्तकार जो है वो छोटा तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसको मज़ीद दबाया जा रहा है। हालांकि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी कि किसी के घर की जो उसने ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें रखी थी, गंदम रखी थी, वो ज़बरदस्ती किस कानून के तहत उठाएगी? किस कानून के तहत उठाई गई? चेयरमैन किसान कौंसिल पाकिस्तान ताहिर रज़ाक साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इनका भी, रेहानुल हक साहब की और गोरसी साहब का भी। बहुत ही कैटेगोरिकली क्लियरली हर चीज़ डिफ़ाइन की कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियाँ दो हैं, पेट्रोल माफिया, चीनी, आटा, सब माफिया के साथ एक दूसरा सलूक जिनकी रिपोर्ट्स भी मंजर आम पे नहीं आती, जबकि किसान के घर से गंदम उठाने के लिए एजेंसियों समेत तमाम अदारे जो है मुतहरक कर दिए जाते हैं कि उठाएं, जिस हद तक हो सकता है उठाएं। इवन के हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बड़े मेन हैं उनको रिपोर्ट्स के लिए लगा दिया गया, आईबी को और स्पेशल ब्रांच को कि भी वो जाके देखें को किसान अपने घर रखा हुआ गंदम, यानी कि किसान अपनी फसल अपने घर रख के खा भी नहीं सकता, इस हद तक उसे परेशान किया गया। तो क्या इन चीज़ों के अंदर रहते हुए हम इस चीज़ के मुतहम्मल हो सकते हैं, हमारा किसान इस चीज़ का मुतहम्मल हो सकता है कि वो मज़ीद ज़राई अजनास की तरफ बढ़े या इसे छोड़ कर किसी और तरफ चले जाए? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर तो सी के फैसलाबाद डिवीज़न के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त बारिशों का मौसम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10% ज़्यादा होंगी, लेकिन ये खुशाइन चीज़ होती थी जब भी बारिश ज़्यादा होती थी, किसान के चेहरे पे खुशी फैल जाती थी। लेकिन अब इसके बाद जैसे टिड्डी दिल का हमला बढ़ा है तो ये उसके ख़तरात बढ़े हैं, तो साथ ही एक खौफ की फ़िज़ा आ गई है कि अगर बारिश ज़्यादा होगी टिड्डी दिल आ जाएगी, कपास की फसल, मूंजी की फसल, इसके अलावा आगे आने वाली गन्ने की फसल तबाह हो जाएगी। तो कैसे देख रहे हैं, क्या माहिराना राय जो है आवाम को देने की, किसानों को देंगे कि कैसे लेके इसको महकमा ज़राअत उसी चल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये काश्तकारों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में महकमा ज़राअत की मदद करते हैं। तो जहाँ तक ये हालिया बारिशों का तल्लक है, बारिशें हमेशा ब्लेसिंग होती हैं, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, तो इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। लेकिन महकमा ज़राअत जो है उसका फील्ड अमला महकमा ज़राअत गाँव में जाके ज़मींदारों को बता रहा है कि अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो कपास की फसल ज़्यादा मुतासर होने का खदशा होता है। तो उसके लिए हम काश्तकार को रहनुमाई दे रहे हैं कि वो अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसका पानी जो है उसका नीची जगह निकाल दें, खाले में निकाल दें, और 48 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो चूँकि जहरपाशी भी हम करते हैं, तो वो मौसम की पेशीन गोई को मद्देनज़र रखते हुए जहरपाशी जो है वो करें। तो कपास में अगर बारिशें ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो उससे जो है अपना सब्ज़ तेला जिसे हम कहते हैं उसका खदशा होता है कि वो बढ़ जाता है। जबकि जो सफ़ेद मक्खी है वो दीगर हशरात जो है वो उससे किल भी होते हैं।
तो बाकी जैसा कि आपने बताया कि लोकेस्ट है, तो लोकेस्ट का हमला भी बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लोकस जो है ये इसकी जो जहाँ ब्रीडिंग साइट होती है, अगर वहाँ बारिशें होती हैं तो उससे जो है निम्फल पॉपुलेशन निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये होता है ज़्यादातर समर विंटर सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में। तो स्प्रिंग सीज़न में हमारे हमला हुआ था 18,000 में, तो हमने उधर से जो जितनी निम्फल पॉपुलेशन थी उनको बार बार कारपेट स्प्रे करके ख़त्म कर दिया है। तो अब मज़ीद बारिशें होने से वहाँ से निम्फल पॉपुलेशन निकलने के इम्कानात कम है। अलबत्ता बाहर से आ सकता है, मतलब कि दूसरे कंट्री हम से। यही खासा क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर तो बारिशें ज़्यादा होती हैं, एक तो हमारी कपास डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हमने पिछली बार भी बाहर से दरामद की है, इस बार भी हमारा टारगेट जो अचीव होता नज़र नहीं आ रहा अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं। फिर टिड्डी दिल का खतरा जो है, क्योंकि डेफिनेटली जब बारिशें ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो उसके अंडे देने का और उसके रुकने का असरात जो बढ़ जाएंगे। बाहर से ट्रांसफ़र जो होगी, जैसे कि हमारे पहले भी इस जनूबी पंजाब से आई थी, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़्यादा हो सकती है, इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो उसके पेश नज़र क्या किसानों को मशवरे दिए जा रहे हैं? नहीं, हम काश्तकारों को अगर इसका कोई हमला होता है तो हम काश्तकार को पूरी रहनुमाई मुहैया करते हैं। हम काश्तकार को बताते हैं कि उसने जो है ना टिड्डी दिल को अपने खेतों में बैठने नहीं देना, तो वो उसको पटाखों के ज़रिए या उसको साउंड्स के ज़रिए उसको अपने खेतों में बैठने दें। शाम के वक्त वो सेटल होती है फिर दरख्तों पे। जब दरख्तों पे सेटल होती है तो उस पर हम जो है प्लंजरी मशीनें हैं हमारे पास, महकमे ने परचेज़ कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इधर पेस्टिसाइड का वाफर स्टॉक मौजूद है, तो हम फिर रात को उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रबी में भी और ख़रीफ में भी टिड्डी दिल के हमला पंजाब में जो है महकमा ज़राअत तोसी ने और इंतज़ामिया ने मिल के उसको हमने टाला है और किसी जगह कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह तनदेही से काम करेंगे और इसका अगर कोई ऐसा हमला होता है तो हम उसको रोकेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास इसके पूरे इंतजामात हैं आगे, क्योंकि अभी हमारे चावल की फसल और गन्ने की फसल भी आनी, तो उसके लिए क्या एहतियात, क्योंकि डेफिनेटली ये फसल बनेगी, तैयार होगी, किसान को कुछ आमदन होगी, तो अगली फसल कहते हैं कि ये किसान पिछली फसल से अगली फसल की पसली निकालता है जी। तो क्या उसकी इतनी पसली रह जाएगी कि वो इतनी आमदन के बाद अगली फसल के तैयार, क्योंकि पहले भी हमारा पिछली बार गन्ना बड़े शॉर्टेज में गया है और बड़ी कम पैदावार हुई है, तो उसके लिए कैसे, क्योंकि टिड्डी दिल हमारे लिए पूरे ज़राअत के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। टिड्डी दिल जो है वो ज़राअत के लिए एक बड़ा थ्रेट है और आने वाले 2-3 सालों में इसका ख़तरा रहेगा, चूँकि ये हमारे हमसाया ममालिक में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे मशरक़ वस्ता में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका ख़दशा तो रहेगा। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है और हमने वसाइल भी जो है अपने जो है उनका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको कंट्रोल करेंगे। बाकी जहाँ तक आपने कहा है कि गन्ना जो है उसका रेट अच्छा रहा है, ज़मींदार को बेहतर है और ज़मींदार को अच्छे पैसे मिले हैं, जिसकी वजह से गन्ने का एरिया फिर बड़ा है। और बाकी जो है मूंजी की जो है एक्सपोर्ट जो है वो भी पिछले साल अच्छी हुई है और अच्छे पैसे काश्तकारों ने कमाए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ज़मींदार जो है वो अपनी जो है ये कपास की फसल, इसके रेट भी जो है अब इंटरनेशनली भी अच्छे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे पाबंदी है, तो एरिया अगर कम है तो उसका रेट अच्छा रहेगा। तो और अभी तक जो है कपास की फसल जो है वो अच्छी है, उस पर पिछले सालों की निस्बत जो है हमारे जो अदाद शुमार हैं, तो इस दफ़ा सफ़ेद मक्खी का हमला भी कम है और जो गुलाबी सुंडी है जो इसकी 20% पैदावार कम करती है, उसका भी जो है हमारी पेस्ट कोडिंग रिपोर्ट से पिछले सालों से उसका हमला कम नज़र आ रहा है, क्योंकि महकमा ज़राअत ने ऑफ सीज़न मैनेजमेंट कैंपेन जो है गुलाबी सुंडी की बहुत अच्छी चलाई है। साहब, क्या हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा है कि वो इन चीज़ों से, जैसे आपने कहा को बर्तन खड़काने और ये चीज़ों से, वो डेफिनेटली को हमारी जो रवायती कुछ चीज़ें होंगी उनको अडॉप्ट करते ये भगा सकते हैं टिड्डी दिल को, लेकिन महकमा ज़राअत की तरफ से जो उन्हें आगाही दी जा रही है उनको कैसे, क्योंकि कोरोना का भी हमला है, पब्लिक गैदरिंग मना है, तो आप कैसे फिर उनको आगाही मुहिम चला रहे हैं? कोई हमारे थ्रू मैसेज उन्हें देना चाहें कि चीज़ें अडॉप्ट करें ताकि ये एक मुस्बत तरीके से हमारी ज़राई जनास को ज़्यादा असर ना पड़े। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से गैदरिंग पे पाबंदी है, लेकिन हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं फेसबुक पे और ज़मींदारों को हमने ऐड किया हुआ है। और दूसरा ये है कि हमने मौजा लेवल लोकस्ट सर्विलेंस कमेटीज़ जो है वो हर गांव में बनाई हुई हैं, जिसमें नंबरदार, पटवारी, फील्ड असिस्टेंट और जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर है वो हमारे साथ ऑनलाइन है और ग्रुप में ऑनलाइन है। अगर कहीं इसका हमला नज़र आता है तो वो जो आम काश्तकार है वो भी इसकी PDMA को रिपोर्ट करेगा। तो इस पर महकमा ज़राअत और PDMA और ज़िली इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा फोकस है
और टिड्डी दल पे जो है वो हमारी सर्विलेंस कमेटियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जब यही अगर कहीं नज़र आता है तो उस पर हमारा भरपूर एक्शन होता है। भरपूर एक्शन नज़र आया। महकमा ज़राअत उसी की जानिब से भरपूर तरीके से एक्शन लेते हुए चीज़ों को लेकर चला जा रहा है ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चला जाए। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ होंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे इस हवाले से कंसर्न करते हैं कि महकमा ज़राअत कैसे लेकर इन चीज़ों को चल रहा है और वो कैसे देखते हैं, जो अदाद शुमार उनके पास है, जो फहरिस्तें उनके पास हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जो सब आगे आने वाले जो साल हैं, आगे आने वाले महीने बड़े ख़तरनाक हैं। आपकी अपनी खबर थी कि 10% बारिशों का इम्कान ज़्यादा हैं। अबरे रहमत, अबरे जो जहमत बनने जा रही है किसानों के लिए। एक तो टिड्डी दिल का ख़तरा, दूसरा कपास की पहले भी पैदावार हमारी इतनी थी कि हमने बाहर से दरामद करना पड़ी। इस साल फिर से उम्मीद वही हो रही है कि हमें शायद हमारा टारगेट अचीव ना हो सके। आज बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हमारी गंदम का टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। हम ज़राई अजनास बनाने वाले मुल्क के सद तक पीछे जा रहे हैं। ऊपर से हमारे ऊपर आने वाली जो वबा कोरोना के साथ जो हमारी फसलें हैं उसको टिड्डी दल बुरी तरह से मुतासर करी है। कैसे देख रहे हैं महकमा ज़राअत क्या कर रहा है और किसानों को कौन सी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं? क्या किसान उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या हम इस बहरान में मज़ीद अभी आगे मुतासर होने जा रहे हैं? थैंक यू बिलाल। यहाँ पर सबसे अहम ये बात है कि ये जो ईरान से बरास्ता जो आई है टिड्डी दल बहुत बड़ा ख़तरा बन के सामने आई है। कई कहा जाता है ये तकरीबन 26 साल बाद दोबारा पाकिस्तान पर हमला हुआ और उसकी वजह से कई अरब रुपए की जो हमारी ज़राई अजनास ज़ाया हो चुकी है। ये अब पता नहीं खुशी की बात इसे कहें या ना कहें कि फैसलाबाद बचा हुआ है, फैसलाबाद डिवीज़न महफूज है, लेकिन बहरहाल पंजाब में या ओवरऑल जो बलूचिस्तान या सिंध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा टिड्डी का ये मसला है कि ये जहाँ पर बैठती है उसके बाद वहाँ पर एगलिंग भी करती जाती है साथ में, यानी कि उसको उड़ा भी दिया जाए तो जहाँ पे उसने रात गुजारी है वहाँ पर अपने इतने अंडे दे जाती है कि उसके 15 दिन के बाद फिर उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये सबसे ख़तरनाक बात है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कहाँ पर बैठी है। अब इसमें यहाँ पर अयूब रिसर्च में बाकायदा तौर पर इस पर तहकीक भी हो रही है, उसको नोट किया जा रहा है लेबार्ट्री में जो उन्होंने टिड्डी पकड़ी हुई है कि देखें कि कितने दिनों बाद ये अंडा देती है, उसके बाद जो लार्वा वो कितने दिनों बाद हरकत में आता है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कितने दिनों में स्प्रे हो सकती है। लेकिन ये सारी तो वो चीज़ें हैं कि जो लेबार्ट्रीज़ में हो रही हैं। अमली तौर पर जो किसान है वो बड़ा परेशान है, वो उसको जो पुराना रवायती तरीका है ढोल लेकर बजाने वाला, आग चलाने वाला, वो बेचारा उसी को अडाप्ट किए हुए है। और वो रुपये की यकीन माने जो खुराक है ज़ाया हो चुकी है। रहमान भाई, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कोई आपने ऐसी स्टडी भी देखी होगी जहाँ टिड्डी दिल आया तो उन्होंने कोई मॉडर्न तरीका अपनाया हो। हम 25 साल बाद भी आज वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा रात को रुकती है तो वहाँ अंडे पे बस कर जाती है, वो उसकी ग्रोथिंग शुरू हो जाती है। तो बड़ा ख़तरा है। हमारी कपास की फसल है, आगे गन्ना और हमारी चावल की फसल आनी है। अगर ये बुरी तरह मुतासर हमारे साथ गन्ना पहले पिछली बार पैदावार पूरी नहीं है, चीनी का बहरान आया, फिर आटे का बहरान आ गया, तो आपको लगता नहीं ज़राई अजनास के बहरान 2-3 साल में शिद्दत इख्तियार कर जाएगा अगर हमने कोई ठोस इकदाम ना किए और बजट भी हमारा इस हवाले से कोई ख़ास मुख्तस नहीं किया गया? फिलहाल जो तरक्की याफ्ता ममालिक की आप मिसाल देते हैं उसमें ये किया जाता है कि एक तो स्प्रे हेलीकॉप्टर के ज़रिए की जाती है, इसको ऊपर से मारा जाता है क्योंकि ये कई किलोमीटर तक लंबा इसका जो झुंड है वो हो सकता है। दूसरे नंबर पे जहाँ पर ये अंडे देती है वहाँ पर स्प्रे करके इसको मारा जाता है और रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से दोनों ही ज़्यादा नहीं हो सके। NDM में कोरोना में भी फंसी हुई है, इधर भी फंसी हुई है, सैलाब का भी ख़तरा है, मानसून में जो ज़्यादा बारिशें हैं उनका भी ख़तरा बड़ा बन के सामने आया है। जो फूड सिक्योरिटी का आप कह रहे हैं तो ये एक बड़ा मसला है। गंदम इस बार अच्छी हुई है हालांकि, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हम इसको कह लें, किसानों का खौफ कह लें या स्मगलिंग कह लें, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो गंदम है ये बाहर स्मगल होती है अफ़गानिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में, तो उसका ये फ़ायदा किसान को होता है कि उसको 4 पैसे अच्छे मिल जाते हैं। अब 157 रुपये के हिसाब से डॉलर है तो उसको 4 पैसे अच्छे मिल जाते हैं, इस वजह से वो गवर्नमेंट को बेचने की बजाय स्मगल करना पसंद करता है। फिर जो फ्लोर मिल्स हैं जो उनके अपने मफादात हैं, तो ये यहाँ पर एक बड़ा मसला बन के सामने आया है कि किसानों से सस्ती लेकर आगे फ्लोर मिलों को गवर्नमेंट महंगी बेच रही है। दोनों जानब से दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं गवर्नमेंट की जानब से, तो किसान मायूस है। वो मायूस होकर फिर हम उसको ये कहते हैं कि वो जो मुहब्बे वतनी वाला रवैया वो छोड़ के पैसे कमाने वाले रवैये पे शुरू हो जाता है। व्यापारी भी ऐसे करता है, जो मिडल मैन है इसमें उसको नहीं निकाला जा सका, वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा जाता है। कपास की इस बार बात की जाए तो बारिशों की वजह से ख़तरा है, गुलाबी सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है। पिछली बार भी हमें कपास जो इंपोर्ट करना पड़ी थी, हालांकि यहाँ पर अच्छी खासी कपास होती है। इस बार भी यही ख़तरा है कि अगर इन ख़तरों का तदारुक ना हो सका तो कपास शायद दोबारा से हमें इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी भी हम नहीं लगा पा रहे। इसके फिर ये जो शुगर माफिया है
शुगर मिल्स लगाई गई हैं तांदलियांवाला या दूसरे इलाकों में, ये कुदरती तौर पर कपास के बेहतरीन इलाके समझे जाते थे और यहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी। अभी टारगेट का सिर्फ 70% फैसलाबाद में पूरा हो सका है, जो बाकी 30% है वो यकीनन हमें दरामद करना पड़ेगा। शुगर मिल्स की जानिब से जो किसानों को लालच दिया गया है, तो किसान कमांद लगाना बेहतर समझते हैं, उसमें मुनाफे की ज़्यादा रेशो होती है, उसमें बीमारियों का हमला नहीं होता। कपास का सबसे बड़ा मसला है सफ़ेद मक्खी खा जाती है, गुलाबी सुंडी खा जाती है इसको। फिर ये जो बारिशें होंगी इसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो जो टिंडा लगता है ना वो खुलता नहीं है, उसमें कपास पैदा नहीं होती। ये बड़े मसले हैं जिनका तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा रहमान भाई, आपके समय से तांदलियांवाला जो हमारी बेल्ट रावी की बन जाती है, झंग बन जाता है, जहाँ हमारा दरिया या कोई लगता है तो वहाँ रेतली ज़मीन है, वहाँ इसका ख़तरा है। फैसलाबाद आपने यकीनी तौर पर कहा जो इनर सिटी है, जहाँ अंदरूने जैसे टोबा भी बच जाएगा, चनियोट, झंग और तांदलियांवाला हमारा ज़ेरे ताब आता है, जड़ांवाला भी आ जाता है। इसके लिए कैसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही है, क्योंकि ये हमारे हॉटस्पॉट इलाके हैं सारे। टिड्डी की बात कर रहे हैं जी, आप टिड्डी की। बिलाल, इसमें अगर तो टिड्डी आ जाती है फैसलाबाद में तो कुछ भी नहीं बचेगा, कोई इलाका नहीं बचेगा। हमारे पास यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो हम जिसकी वजह से उसको मार सकें, रिमूव कर सकें। आ जाके जो एक रवायती तरीका होता है कि जिसमें हम ढोल बजा लें या, लेकिन उसने फिर कहीं ना कहीं बैठना है, उसने कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाना है। और यकीन माने जहाँ पर वो नुकसान पहुँचा के गुजरती है उसके बाद आप ये अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि ये दरख्त कौन सा है, ये फसल कौन सी है। जब हमने वो वीडियोज़ जनूबी पंजाब की या बलूचिस्तान की देखी ना, तो अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन सी फसल है। ये आमों पर बड़ा हमला करती है, कपास पर बड़ा हमला करती है। दुआ करें ना आए। अगर महकमा इकदाम करने में फ़ेल हो गया और वो आ जाती है तो ये अरबों रुपए की जितनी भी खुराक है हमारी, ये तमाम की तमाम ज़ाया हो जाएगी, वो खा जाएगी। इस सिलसिले में कोई भी इलाका महफूज नहीं है, मासवाए इसके कि किसान साथ में बताते जाएँ और उसका जो अगला अटैक होता है, जो उसके अंडे होते हैं, उसको तलफ़ किया जाए फौरी तौर पर स्प्रे करते हुए, क्योंकि अगर लार्वा बन जाता तो फिर उसके बाद वो उड़ना शुरू कर देगा, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और यकीनन अगर यहाँ पर कई हज़ार की तादाद में बैठी है तो जब वो अंडे देगी तो कई हज़ार जो टिड्डी है वो दोबारा से पैदा हो जाएगी। तो ये एक बड़ा मसला है, इसको संजीदा बुनियादों पर जो है वो अब देखना होगा, क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि एनडीएमए अपने कई और कामों में भी बिज़ी है। तो ये एक अब बड़ा मसला है कि अब एनडीएमए अगर कोरोना में बिजी है तो यहाँ पे कौन काम करेगा। तो टिड्डी को कोरोना से ज़्यादा इससे खतरा है। एग्जैक्टली, कोरोना से तो खतरा जान का है, यहाँ से जो फूड का खतरा है, फूड ना मिलेगी तो तब भी लोग मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी, जैसा कि आपने कहा, ज़रूरी मुल्क होते हुए गंदम बाहर से मंगवाना पड़ती है, अब कपास बाहर से मंगवाना पड़ेगी। जितने भी फ्रूट्स है या सब्ज़ियाँ वो ऑलरेडी बाहर नहीं जा रही, यहाँ पर सस्ती मार्केट में हुई पड़ी हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। और ये अगर बाहर नहीं जाएंगी तो ज़रा मुबादला भी नहीं आएगा। नतीजा उसका ये पड़ेगा कि हमारे पास डॉलर कम होंगे और जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो भी महंगी मिलेंगी। बाहर से जो आने वाली चीज़ें वो महंगी मिलेंगी। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि अगर हमारे हालात इस वक्त देखे जाएँ तो हम ज़ुबू हाली की तरफ जा रहे हैं। हम अपने किसान, हमारी ज़रूरी मुल्क को भरपूर नुकसान पहुँचा चुके हैं। इस नुकसान को बचाना कैसे है? अब्दुर्रहमान ने भी ये कहा, हमारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, कौमी असम्बली के ऊपर उसके अंदर बात हुई, कोरोना से ज़्यादा ख़तरा हमें इस वक्त टिड्डी दल से है। अभी इसके हमारे बॉर्डर्स पे बैठी है, लेकिन अगर ये शहर फैसलाबाद के जो एतराफ़ के खेत हैं, फसलें हैं, हमारा ज़रूरी जो शहर के इलाके हैं, उधर ये हमला करती है तो हमारा कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में देखें तो बहुत शदीद नुकसान है। तो खुदारा हमारे पास फैसलाबाद में अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है जिसे हमें महफूज रखा जाए। महकमा ज़राअत अपनी हद तक जो उनके पास है वो कर रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से शायद बजट के अंदर 10 अरब रखा गया, जो कि मैं ये कहूँगा ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। यहाँ कम से कम 100 अरब का बजट होना चाहिए था, जो इस टिड्डी दल को बचा सकता है और हमारी फसलों को बचा सकता है। नहीं तो ये जितने पैसे हमने नहीं रखे उसकी हमें बाद में बरामद करनी पड़ेगी, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी चीज़ें, और फिर वही होगा जो हम करते आए हैं। हम रोते आए हैं लेकिन गलती के बाद सीखते हैं। गलती के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे ओपिनियन राइटर्स जो हैं हमें बता थक गए, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं लोकस के हवाले से, टिड्डी दिल के हवाले से, और ख़ास तौर पर ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के अंदर उसके फोकल पर्सन के तौर पर और उसके हवाले से माहिराना राय जो हैं वो भी दे रहे हैं। मरूफ इस हवाले से तज़िया अपना जो पेश करते हैं। डॉक्टर साहब के पास पहुँचे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी चीज़ें कुछ हाईलाइट करें। ख़ास तौर पर जो एशिया की सबसे बड़ी हमारी ज़रूरी यूनिवर्सिटी है जो कि ज़राअत के हवाले से अपना किरदार अदा करती है, उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। उसकी रिसर्चेज़ के हवाले से कुछ चीज़ें इनसे सवाल करेंगे, उसके जवाब इनसे लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं बेसिकली ये टिड्डी दिल कहाँ से शुरू हुई है? क्योंकि 25-27 साल पहले भी हमारे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद अब दोबारा से किस हद तक शदीद हमला है और ये कितना लंबा चलने वाला है और कैसे इसको कटर कर रहे हैं?
इसमें जी जनाब, जैसे आपने बात की है, ये जो लोकस है जिसको हम टिड्डी दल कहते हैं, इसकी हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में और बरसगीर के इस मुल्क में ये 1926 से लेकर 1931 तक ये यहाँ पे आता रहा है। ये कोई 2019 और 20 का मसला नहीं है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है। ये जो लोकस है पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट में 1926 से लेकर 1931 तक आता रहा। जब भी ये आया है तो इसमें 3 से 5 साल का इसका दौरानिया था। इसके बाद ये पाकिस्तान में जो 1952 में आया, फिर 1962 में आया, फिर 90s की डेकेड्स में आया, 70s की डेकेड्स में आया। इसके बाद जो लास्ट ईयर जो है 2019 में ये हमारे मुल्क में एंटर हुआ, बलूचिस्तान ईरान के ज़रिए एंटर हुआ। और उसके बाद इसमें जब ये एंटर हो गया तो इसने जो कैटास्ट्रॉफिक और तबाही मचाई है उसको सारी दुनिया ने देखा है। तो बजाय इसके कि हम इसको देखें कि ये इसका जो रोल है, इसका रोल ये फेडरल सब्जेक्ट था, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कराची, और ये इसको देखता था। माजी में इसके लिए डिपार्टमेंट के पास 10 से 12 जहाज़ थे और वो इसको देखता था राजस्थान में, थर में और इसमें देखता था। लेकिन जब 2019 में ये पाकिस्तान में आया तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जब ये शुरू होता है दुनिया के 3 रीजन्स में, एक मगरबी रीजन है, एक सेंट्रल रीजन है और एक एशियन रीजन है। मगरबी में उसमें ये देखें इथियोपिया, सोमालिया, इतने जो सूडान के कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल में हैं इसमें आप देखें इंडिया है, सऊदी अरब है, ईरान है, दूसरे जो चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है इस साइड पे जो हमारे एशियन में है, जो हमारे इसमें पाकिस्तान है, इसमें जनाब आला अफ़गानिस्तान है और ये ईरान साइड है, ये हमारे इसमें मौजूद हैं। तो ये इन साइड पे आते। जब ये इथियोपिया से शुरू होकर, अफ्रीका से शुरू होकर यहाँ पे पहुँचता था तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों से होता हुआ, मिडल ईस्ट कंट्री से होता हुआ, सऊदी अरब, ईरान, इधर से होता हुआ फिर पाकिस्तान में एंटर होकर बैक इसी रास्ते से ये वापस चले जाता था। अब ऐसे ये हुआ है कि इन मुल्कों से जब ये आया इस पाकिस्तान में तो वहाँ पर इसको चेक नहीं किया गया, तो ये अनचेक्ड और अनएड्रेस जब आया तो बड़ी हैवक के साथ आया। इसने बड़ी तबाही मचाई 2019 में। और फिर इसको माहौल इसको जो मिल गया, जो बड़ा फेवरेबल मिल गया, मूनसून रेन जो थी वो इसको मिल गई और इसको क्लाइमेट फेवर मिल गई। इसने यहाँ पे एग लेइंग कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आगे ज़रा चलूँगा क्योंकि हिस्ट्री हमने डेफिनेटली से बहुत से प्रोग्राम आप डेफिनेटली माहिराना राय दे चुके हैं। इस वक्त फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो हमारे तांदरावाला, झंग, चुनियोट कुछ इसमें इफेक्टिव हैं, जड़ावाला, रावी का इलाका भी कुछ इसमें आ जाता है। इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर जलाल अरफ इसे कैसे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप न सिर्फ फैसलाबाद, पंजाब बल्कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आगाही भी दी जा रही है। कैसे देखते हैं इसे लेकर चल रहे हैं और कैसे चलना चाहिए हमें मज़ीद, ताकि कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक इसे करार दिया जा रहा है? तो इसमें जनाब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जब ये शुरू हो गया तो इसमें मैं इसका जो क्रेडिट है ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को दूंगा। ज़री यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ के ग्रेजुएट्स, यहाँ के ऑफिशियल, यहाँ के जो है एक्सपर्ट्स को दुनिया में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस वक्त जो हमारे वाइस चांसलर हैं उन्होंने 26 जनवरी 2019 को हमारी इतवार के दिन मीटिंग बुलाई। उन्होंने हमसे ये पूछा कि ये जो इतना जी तबाही आई, उस वक्त ये इसने इतनी तबाही नहीं मचाई थी, अभी शुरू था। तो उन्होंने कहा इस पर कितना काम हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में अभी तक 2019 तक कोई कम्प्रीहेंसिव काम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मुझे सॉलिड काम चाहिए। इस वक्त आप ये बताएं कि हम कितना इसको कवर अप कर चुके हैं और कितनी जल्दी कवर अप कर लेंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा करिए, लेकिन आपके ख्याल में हमें और कितना इसमें रिस्पांस, क्विक रिस्पांस करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को जल्द कवर अप कर सकें? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें मैं आपको बता रहा था कि ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने, वाइस चांसलर साहब ने पंजाब के 36 अजला में 90 एंटोमोलॉजी के ग्रेजुएट को 4.5 महीने के लिए डिप्यूट किया। जो फाइनल के स्टूडेंट थे इन्होंने 4.5 महीने पंजाब के 36 अजला में लोकस पे काम किया, ज़िम्मेदारों को गाइड किया, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम किया। इन बच्चों ने दिबालपुर के इलाके में जो 7000 एकड़ का जंगल है,
जो पिपली पहाड़ के नाम से मशहूर है, वहाँ पे इस लोकस ने अपनी अमाजगाह बना ली थी, ब्रीडिंग प्लेस बना ली थी। इतने वहाँ पे लोकस थे, इतने वहाँ पे एग्स थे, जिसको कंट्रोल करने के लिए बड़ा मसला बना हुआ था। तो वाइस चांसलर ने हमें इधर जो है जंग 18 हज़ारी इस साइड पे भेजा। फिर जो पिपली पहाड़ है, जो दिबालपुर में 7000 एकड़ का जंगल है, वहाँ पे इसने इतनी अमाजगाह बना ली। वहाँ पे हमने पेस्ट वार्निंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन, NDMA, DPP मिनिस्ट्री के साथ मिलकर डॉक्टर अशरफ की डायरेक्शन पे हमने दिबालपुर के इलाके में ये काम किया। और उसमें मैं फिर कहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रोल है और बिलखसूस एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का है, वो एक मिसाली है और तारीखी है। इसके साथ साथ ज़री यूनिवर्सिटी के लोगों ने, साइंसदानों ने, स्टूडेंट ने, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ राजनपुर के इलाके में, वहाँ पर भी वो जो ऑपरेशन हुआ, इसमें भी हमने NDMA को, DPP को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया। इसके अलावा लोकस पे जैसा कि मैंने काम देखा, तो वाइस चांसलर डॉक्टर अशरफ ने जो एक ऐसी मशीन एग्री इंजीनियर के एक इंजीनियर के साथ मिलकर उनको इनपुट देकर ज़री यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने अपनी सरबराही में एक मशीन बनाई है जो कि 3 डायमेंशनल है। वो गन भी है, स्प्रे भी करती है और 60 फुट से ज़्यादा दरख्तों पे हाइट पे स्प्रे करती है। मैं ये समझता हूँ कि लोकस में, इस मैनेजमेंट में, इस क्राइसिस में, इस परेशानी के दौर में ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ने और डॉक्टर अशरफ साहब ने जो मशीन दी है, जो कि नेशनल हुक्म पे अप्रूव हो गई है, उसका प्रोजेक्ट मंजूर हो रहा है। ये जो मशीन है, ये 18 हज़ारी लिया और इस इलाकों में काम कर रही है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि मशीन भी इस यूनिवर्सिटी से गई, स्टूडेंट भी इस यूनिवर्सिटी के साथ गए। अब हमने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर रिसर्च वालों ने हमसे MSc के और PhD के स्टूडेंट मांगे। इसमें भी वाइस चांसलर साहब ने मिनिस्ट्री को वो इंटर्नी दिए। अब वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने उनको वाइस चांसलर को फोकल पर्सन बनाया है। इस रिसर्च सेल को इसमें जो सिंडिकेट ने मंजूर कर दिया है। अब जो है ये आए और ना आए, अब ये रिसर्च काम करेगी और ये सालों साल जो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी में ये सेल काम करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही तफसीली, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे एक ज़रई यूनिवर्सिटी जो कि मशहूर है, मारूफ़ है हमारे ज़रई अजनास के हवाले से, ज़रई अजनास की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने किरदार भी अदा किया और ऐसा किरदार अदा किया जो कि मिसाली है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट हमारी वफाकी इस यूनिवर्सिटी जिसे एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में माना जाता है, इसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हुए इसके पढ़े लिखे बच्चों को आगे लेके आए, इनको आगे जॉब का भी मौका दें ताकि ये लोकस के लिए, हमें बचाने के लिए ये बच्चे कारआमद साबित हो सकते जिनकी रिसर्च चीज़ इसके अंदर है। यकीनन तौर पर ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।